तो फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई हम स्टार्ट करेंगे रिवाइज करना। अब ह्यूमन आई में चैप्टर हमारा क्या है, ह्यूमन आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड। अब ये ह्यूमन आई तो हटा दिया, उसमें से जो आपका सिलेबस कर्टेल हुआ उसमें ह्यूमन आई हटा दिया, केवल कलरफुल वर्ड बचा है। तो हम उस कलरफुल वर्ड को देखते हैं। क्या क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले पॉइंट्स नोट कर लें। 3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दूसरा डिस्पर्शन और तीसरा स्कैटरिंग। इन तीनों के बीच में कंपेयर करना है और इनसे एसोसिएटेड नेचुरल फिनोमेना डिस्कस करने हैं। ठीक है। एक पॉइंट जो रहता है वो रहता है कि हमारा रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, उन दोनों का कंपैरिजन करना। तो ये दोनों की कंपैरिजन पहले ही कर लेंगे हम। उसके बाद डिस्पर्शन बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे, फिर रेनबो की बात करेंगे, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करेंगे और उसके बाद स्कैटरिंग की बात करेंगे। तो बहुत बड़ा चैप्टर ये बचता नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगना नहीं चाहिए। लेकिन जितने भी डायग्राम्स हमारे हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सब अपन, इनकी ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन आई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। अब यहाँ से बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप हाइलाइटिंग फैक्टर्स याद कर लें कि जैसे देखें कि अब ये ट्रांसपेरेंट प्रिज्म की बात हो रही है, तो कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 191 देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ है कि इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। आपने इस तरह के एमसीक्यूज देखे होंगे प्रैक्टिस शीट्स में, ये यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। हाँ, these surfaces are inclined to each other. The angle between these 2 lateral faces is called the angle of the prism, जिसको हम A बोलते हैं। Let us now do an activity to study the refraction of light. अब स्टडी ऑफ लाइट, अपने को इसका रिफ्रैक्शन देखना है, तो अपन देख लेते हैं वैसे कि हम याद दिला देते हैं कि हमने कहा था कि जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है उसमें किस तरह का रिफ्रैक्शन है और ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होने वाला है। तो इसको थोड़ा इस तरह से समझें कि हमारा जो स्लैब था उसमें हमने कहा था कि एक इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आई नॉर्मल के साथ में, उसका जो एंगल है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा है, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक और नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल थोड़ा एबनॉर्मल बन गया, हाँ, ये इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल लेके जाएं तो एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहाँ से हम ये देखते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन इन विच द इंसिडेंट रे was moving, but now actually because of the refraction by the rectangular glass slab हमारा जो बेंडिंग इस तरह से हुआ कि इमर्जेंट रे उस रास्ते के, उस एक्सपेक्टेड पाथ के पैरेलल चल रही है। इन दोनों के बीच में देयर इज अ परपेंडिकुलर गैप दैट इज कॉल्ड एज लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपको याद है। अब इस चीज़ को हम जब प्रिज्म में देखेंगे तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का, जैसा कि हमने कहा कि उसके 2 ट्रायंगुलर फेजेस हैं और एक फेज जो है वो उसके 3 फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर है, लेटरली अरेंज्ड इन सच अ वे कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसकी रूफटॉप और इसका बॉटम वो दोनों ट्रायंगुलर है, तो इसको हम ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बोलते हैं। और इसमें इंसिडेंट रे ऑब्लिकली कैसे जा रही है, ऐसे, ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना दें, इस नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, फिर ये इसकी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो गई, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। फिर यहाँ पे फिर से हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस।
तो हम कह रहे हैं कि वो जा कहाँ रही थी, वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन रास्ते में प्रिज्म आ गया। प्रिज्म के आने की वजह से एक्चुअली कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो हम क्या कहते हैं कि वो अपने एक्चुअल पाथ से जिस पे वो जा रही थी उससे डिविएट हो गई, यानी कि अपना रास्ता भटक गई। तो अगर डिविएट हो गई तो कितना डिविएट हो गई, इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट करोगे तो पता चलेगा कि देयर इज़ एन एंगल बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिविएशन। इसको सिंपली डी या इस तरह का डेल्टा साइन लगा देते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंगल्स, एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ऑफ डिविएशन। ये रिलेशनशिप इनके बीच में है। यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ इनमें दोनों में, क्योंकि कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि ये भी ग्लास मीडियम है, ये भी ग्लास मीडियम है। यहाँ भी एयर से रे ऑफ लाइट अंदर आई थी, यहाँ भी एयर से रे ऑफ लाइट अंदर आई थी, तो इसलिए कंपैरिजन दोनों का नेचुरल है। तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुई है उनमें दो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस जो थी वो पैरेलल टू ईच अदर थी, लाइक दिस। तो इसके अंदर बेंडिंग इस तरह से हुई कि जो इमर्जेंट रे थी वो इंसिडेंट रे के एक्सपेक्टेड पाथ के इन एब्सेंस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पैरेलल चली गई और उन दोनों के बीच में एक लेटरल शिफ्ट देखा गया। लेटरल शिफ्ट हमको डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड इट दिखाता है, बताता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे डिविएशन हो रहा है। इसको हम सिंपली ऐसे समझें कि लाइट जा तो रही थी इस डायरेक्शन में, लेकिन अब जाने लग गई इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको एंगल डी या एंगल डेल्टा आप बोल रहे हो। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है। एंगल ऑफ डिविएशन की डिग्री जो है, एंगल जितना बड़ा है उतना ज़्यादा डिविएशन हुआ है मतलब। तो किसके बीच में एंगल ऑफ डिविएशन बनता है, ये याद रखने की ज़रूरत है कि इंसिडेंट रे का एक्सपेक्टेड पाथ ये जो जा रहा है इसके और इमर्जेंट रे के बीच में, इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट किया तो ये एंगल बना है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तीनों एंगल यूजुअल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, एंगल ऑफ इमर्जेंस नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि प्रिज्म के अंदर बनता है वो बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बना है। ठीक है, छोटी सी बात है। एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो दो लेटरल, हमने कहा था कि जो लेटरल सरफेसेस है, जो कि लेटरल रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, दे आर इंक्लाइंड ओवर ईच अदर, तो उनके बीच में कोई एंगल बनेगा, उस एंगल को हम प्रिज्म का एंगल बोलते हैं। हाँ, तो एक सिमेट्रिकल प्रिज्म है जिसमें ये सब तीनों एंगल्स बराबर दिख रहे हैं, 60 डिग्री के एंगल्स होंगे, है ना। तो ये इस तरह का सेटअप है और ये वाला एक्सपेरिमेंट हमको ये बताता है। जो ये कह रहे हैं कि यू कैन गो फॉर द एक्टिविटी, तो एक्टिविटी ये है। तो हमने यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाया है, अभी इसको देख लेना आप। ठीक है, ये एंगल डी जो लिखा हुआ है वो एंगल ऑफ डिविएशन है, एंड दिस इज हाउ द एंगल्स आर एंगल आई। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि मैंने आपको शीट भी भेजी है, मेरे ख्याल से कल परसों भेजी थी, रात में भेजी थी। तो उसको अगर हम देखें, उसमें एक क्वेश्चन आया। यूजुअली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी आदत है कि देखने की कि इंसिडेंट रे ऐसे गई ऐसे गई, ये इस तरह का हुआ रिफ्रैक्शन, इस तरह का रिफ्रैक्शन, यहाँ से ये बाहर चली गई, हमने इसको आगे बढ़ाया, इसका यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन बना दिया। तो हमसे पूछते हैं कि ये एंगल कौन कौन से, इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q, इसका नाम रख दिया R, इसका नाम रख दिया S, है ना, इसका नाम कुछ भी रख दिया, है ना, D रख दिया, जो मर्जी रख दिया। अब आपसे पूछा P कौन है, ये Q कौन है, R कौन है, S कौन है, आप बता दोगे। इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, देखो क्या चेंज कर दें, ये इंसिडेंट रे अगर यहां से जाती ऐसे, हमें ऐसा बना हुआ मिलता है और हम इसको, हमारी आदत है यूं देखने की, हम ऐसे ही देख रहे होते हैं। अब इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये बन रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, है ना, समझो इन्होंने उसका नाम रख दिया है
P। और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, यहाँ बेंडिंग हो गई है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, इसका नाम आपने Q रख दिया। फिर ये इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसका नाम एंगल S रख दिया है। हाँ, तो PQS एंगल बन गया। ये R एंगल बनाना है हमने, एंगल ऑफ डिविएशन। अब देखो इंसिडेंट रे का एक्सपेक्टेड पाथ अब ये ऐसे होगा, है ना, तो ये ऐसे जाती लेकिन ऐसे जाने लग गई, तो डिविएशन कैसे होगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिविएशन होगा, आपने इसका नाम R रख दिया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन रिस्पेक्टिवली कौन कौन से हैं, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है P, एंगल ऑफ इमर्जेंस है S और एंगल ऑफ डिविएशन है R। हम इसको देखें कि यहाँ पे गलती ना हो जाए। जब भी ये वाला डायग्राम आए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जब भी ये वाला डायग्राम आए तो एरोज देखना सबसे पहले कि ये किस डायरेक्शन में है। हाँ, इन पे नज़र रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है उल्टा बनाया हुआ है, ऐसा हो सकता है तो गलती हो जाएगी, हमें लगेगा कि ये पता नहीं डायग्राम में कुछ गड़बड़ है, और उसमें अगर नन ऑफ द अबव ऑप्शन आया तो कई लोग नन ऑफ द अबव लिख देते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाएं, देखें कि अब हम बात कर रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन? अब मैं आपको नया तो कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना, हम पढ़ चुके, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो सीधे अपनी शीट पे चलते हैं, मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूँ, वहाँ पे कंपैरिजन हेड टू हेड हो जाएगा तो अच्छी बात है। मतलब क्या हो जाएगा कि मैं सीधे तीनों बातें एक साथ कर रहा हूँ, डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, तीनों के कंसेप्ट को हेड टू हेड कंपेयर कर लो। डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, तीनों के बीच में हेड टू हेड कंपैरिजन करो और ये देख लो कि तीनों से एसोसिएटेड नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से हैं, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ ऑल दीज थ्री। कोई कंफ्यूजन कहीं भी होना ही नहीं चाहिए। तो देखें कि डिस्पर्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स, कैसा दिखाते हैं कि इनसाइड अ प्रिज्म रे ऑफ लाइट जब एक तरफ से एंटर करी तो अंदर स्प्लिट हो जाएगी इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। सबसे कम बेंडिंग रेड की होगी, सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट की होगी। बाहर निकलेंगे तो इस तरह से ये 7 कलर्स बाहर निकलेंगे, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एज अ स्पेक्ट्रम विबग्योर, वायलेट नीचे रेड ऊपर। याद आ गई ये बात आपको? तो इससे एसोसिएटेड फिनोमेना केवल एक है, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड अ ड्रॉपलेट। हाँ, इस तरह से बेंडिंग हुई, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्शन हो गया, अंदर हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ से बाहर निकल गई, ये हो गया रिफ्रैक्शन। तो इस तरह से ये वाला डायग्राम जो है ये हमको रेनबो फॉर्मेशन दिखा रहा है। सिंगल ड्रॉपलेट के अंदर क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू वेरिएबल ऑप्टिकल डेंसिटी of atmosphere
एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब बार बार चेंज होती है। तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट, यहाँ पे मतलब कौन से नेचुरल फिनोमिना देखने मिलेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आग जल रही है, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, हिलता हुआ दिख रहा है, वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, apparent position of star, non twinkling of planets, advanced sunrise, delayed sunset, and flattening of sun's disk। ये सारी बातें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनमें से कोई भी एक बात पूछी जाएगी तो आपका आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। गौर करने की बात यह है कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना में जो यहाँ लिखा हुआ है कलर की बात नहीं हुई है। हाँ, सब में या तो ऑब्जेक्ट की अपरेंट पोजीशन की बात हुई है कि सन कहीं और दिख रहा है कहीं और, स्टार कहीं और दिख रहा है कहीं और, या ऑब्जेक्ट जैसा है उसके अलावा किसी और तरीके से दिख रहा है ड्यू टू सम चेंज, सम अल्टरेशन इन द इमेज फॉर्म्ड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द आई। तो चाहे स्टार ट्विंकल करता हुआ दिख रहा है, चाहे किसी फायर के पीछे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है वो वेवर करता हुआ दिख रहा है, फ्लिकर करता हुआ दिख रहा है, ये सब कुछ अल्ट्रेशंस हैं। हाँ, कलर की कहीं नहीं बात हो रही। या तो पोजीशन अपरेंट है या तो कलर उसका जो इमेज में कुछ ऐसा है चेंज हो गया है, कुछ अल्ट्रेशन हो गया है जिस वजह से हमको वो इमेज कुछ अलग तरह से दिखाई दे रही है। दैट्स इट, है ना। तो ये सब फिनोमेना हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अभी अपन डिटेल में बात कर लेंगे। और स्कैटरिंग में हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट का क्या मतलब है? द कंपोनेंट कलर्स। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ कौन सी रेज ऑफ लाइट? मतलब कंपोनेंट कलर्स का, विबग्योर का। किसने किया? बाय टाइनी एटमॉस्फेरिक particles। What can we expect out of scattering? जितने भी कलर से रिलेटेड रेनबो को छोड़ करके केसेस हैं सारे स्कैटरिंग के हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई इन द डे टाइम, डार्क कलर ऑफ स्काई विजिबल टू एन एस्ट्रोनॉट, यानी स्पेस में मून पे या एस्ट्रोनॉट को अपने स्पेसशिप से, स्पेसक्राफ्ट से स्काई डार्क दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? सन एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट रेड दिखता है। सन एट द टाइम ऑफ डे टाइम
एट द टाइम ऑफ नून वाइट दिखता है। डिफरेंट कलर्स जो हमको सन के दिखाई पड़ते हैं। डेंजर सिग्नल, वाई डेंजर सिग्नल? वाई डेंजर सिग्नल इज मेड रेड। हाँ, और इसके साथ में जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट जो इन सब बातों को प्रूव करता है, सोडियम थायोसल्फेट वाला। इतनी सी बात है बस, पूरा ह्यूमन आई इतना सही है। हाँ, तो ये सब बातें जो हमने यहाँ लिखी हैं, इन सब बातों को हम आपकी बुक में देख लेते हैं। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट प्रिज्म से हो रहा है। हाँ, वाइट लाइट बीम गया जो कि एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रहा था, प्रिज्म में इसका इस तरह से डिस्पर्शन हो गया। डिस्पर्शन और स्कैटरिंग में बड़ा फर्क है, ध्यान रखें। डिस्पर्शन में अलग अलग रेज, अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग एंगल से मुड़ गए हैं, क्योंकि इन सब की स्पीड्स अलग अलग हैं। स्पीड्स क्यों अलग अलग है? क्योंकि इन सब के लिए जो अंदर मीडियम है, ग्लास मीडियम, जो प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है ना, तो जो ग्लास मीडियम है उस ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए, वायलेट के लिए, इंडिगो के लिए, ब्लू के लिए या रेड के लिए, सब के लिए अलग अलग है। तो इस वजह से वो अलग अलग स्पीड से चलते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की कलर की लाइट्स, और इनके अलग अलग स्पीड से चलने की वजह से इनकी बेंडिंग भी अलग अलग होती है। तो जो वायलेट है उसका वेवलेंथ सबसे छोटा है, हाँ, इस वजह से उसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा है, उसकी जो बेंडिंग है वो सबसे कम होती है। वो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में क्योंकि बेंड होते हैं, इसलिए उनको जब वो बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमर्जेंट रेज, तो दे कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। वाइट लाइट इसका स्पेक्ट्रम, इसको हम विबग्योर बोलते हैं। यहाँ पे हमको ब्लू के शेड्स दिखते हैं सबसे नीचे, सबसे ऊपर हमको रेड के शेड्स दिखते हैं। दिस इज व्हाट इट इज़। तो डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, ये आपका डायग्राम है, और इसमें कंसेप्ट बस यही है कि सबका याद रखने की बात यही है, सब कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वायलेट, ये ध्यान रखें, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। हाँ, और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है ना, ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। हम इसके बीच में जो कलर्स होते हैं या इनके कॉम्बिनेशन से जो कलर्स बनते हैं वही देख पाते हैं। तो हमारा जो ये प्रिज्म है उसमें डिस्पर्शन का ये कंसेप्ट है। ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमको दिख रहा है, जिसमें उन्होंने एक प्रिज्म के आगे दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म लगा करके ये प्रूव किया था कि वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कंपोनेंट्स। वो 7 कंपोनेंट्स को उन्होंने पहले तो बाहर निकाला, जैसा कि ऊपर हम डायग्राम में देख रहे थे। एक स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम ले लिया विबग्योर, और फिर उस स्पेक्ट्रम के स्क्रीन की जगह पर एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया। तो उस इन्वर्टेड प्रिज्म रखने से ये वापस रिकम्बाइन होकर के वाइट लाइट की फॉर्म में बाहर निकल गई एंड कुड बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed, मतलब उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि हम इन 7 कलर्स के भी कंपोनेंट और निकाल लेंगे, ऐसा हो नहीं पाया। He then placed the second identical prism in an inverted position with respect to the first prism, and as shown in figure 11.6, तो क्या दिख गया? This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors. ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन, ये वाला डायग्राम अक्सर पूछा जा रहा है। हाँ, वाइट लाइट है, सनलाइट इज वाइट लाइट, अंदर गई तो यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह पर डिस्पर्शन हो गया।
डिस्पर्शन में आप देखो वायलेट नीचे दिखाया है और रेड ऊपर दिखाया है, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है फ्रॉम अ क्रिटिकल एंगल, ये बेंड होकर के बाहर निकली हैं, तो ये दो अलग अलग निकली हैं, यानी बाकी सारे कलर्स इनके बीच में हैं। हाँ, मल्टीपल ड्रॉपलेट्स आर देयर आफ्टर रेनफॉल इन द एटमॉस्फेयर, they are floating around and the sunlight when passing through it is getting dispersed first, then total internally reflected from a specific critical angle, and then after refraction when they reach the earth it is visible to the spectators। हमें वो जब दिखाई देता है तो हमेशा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन ही दिखाई देगा, क्योंकि वो इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमको विजिबल है ना। तो मल्टीपल ड्रॉपलेट्स अलग अलग तरह से कलर्स को हमारी आइज तक भेजते हैं और हमको इस तरह का रेनबो दिखाई देता है ना। रेनबो में रेड कलर ऊपर की तरफ है और ब्लू के शेड्स नीचे की तरफ हैं, ये बात ध्यान रखें। तो ये बात भी ध्यान रखें क्या कि जो डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं, कलर के फिनोमेना, उसमें रेनबो को छोड़ करके बाकी सारे केसेस स्कैटरिंग के हैं, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कलर की कोई बात नहीं होती। तो अगर कोई भी केस आपसे पूछा जा रहा है जिसमें आपको दिख रहा है कि कलर की कोई बात नहीं हो रही है, उसका आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होगा। हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में एग्जांपल्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या दिख रहा है कि देखो अपन देखते हैं कि फायर और रेडिएटर, हम उसके ऊपर द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप, द हॉटर एयर इज लाइटर देन द कूलर एयर अबव इट एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ अ कूलर एयर, सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम आर नॉट स्टेशनरी, मतलब बार बार चेंज हो रही है, द अपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स। हाँ, दिस वेवरिंग thus an effect of atmospheric refraction, that is refraction of light by the earth's atmosphere on a small scale in our local environment। अगर डिस्टेंसेस छोटे हैं तो वेवरिंग होगी, अगर डिस्टेंसेस बड़े हैं तो और किसी पॉइंट सोर्स से लाइट आ रहा है तो ट्विंकलिंग होगी। हमने कई सारे एग्जाम्पल देख लिए। अब हम क्या बात करेंगे कि स्टार की अपरेंट पोजीशन का क्या मतलब है, कि स्टार जो है उसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे हमको दिखाई पड़ती है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगी तो उसकी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरह से हो जाएगी कि वो हमारी आइज़ में जब आएगी और आइज़ में उसकी इमेज बनेगी तो दैट इमेज विल बी विजिबल समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है, ये हमको स्लाइटली अबव दैन इट्स एक्चुअल पोजीशन दिखता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमें स्टार एक ही दिख रहा है, जो स्टार हम देखना चाह रहे हैं वो हमको एक ही दिखने वाला है, वो थोड़ा सा अपनी एक्चुअल पोजीशन से अबव दिखेगा क्योंकि लाइट घूम करके बेंड होकर के हमारी आइज तक पहुंची है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक इम्पैक्ट अपरेंट पोजीशन हो गया, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार हो गया। दूसरी बात हो गई कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में हमने किस तरह की बात की कि एक तो स्टार इज अ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। हाँ, स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, ये नहीं कि वो छोटे हैं लेकिन बहुत दूर हैं, तो इस वजह से वो पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट है। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, वो बार बार चेंज होता रहता है। अब हमें ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ समझें कि the star sometimes appears brighter and at some other time fainter, that is twinkling effect। twinkling effect क्या है, स्टार का कभी ब्राइट दिखना और कभी फेंट दिखना, that is due to the frequent changes in the supply of light into the eye। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है जैसे कि वो फ्लिकर कर रहा, वो फ्लिकर नहीं कर रहा, उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे इन्होंने जो एक लैंग्वेज लिखी है, तो आई जस्ट वांट यू टू अवॉइड दैट। जस्ट आप ये समझें कि ये वाली चीज़ को आप लेके जाएं कि वो ब्राइट दिखता है और कम, बिकॉज ऑल द लाइट सप्लाइड टू द इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज एक्चुअली
सप्लाइड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो वो उसके रास्ते में अगर कुछ आ जाता है, कोई डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, कोई भी चीज़ आ जाती है, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है और द क्वांटिटी ऑफ लाइट कम होती है तो उसका ब्राइटनेस भी कम होगा, और क्वांटिटी ऑफ लाइट या अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ता है तो फिर उसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा। तो ऐसे करके वो बार बार अपना ब्राइटनेस अगर चेंज करेगा फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी, तो हमें वो एकदम इस तरह से ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, प्लैनेट्स के लिए वर्ड हमने यूज़ किया दे आर एक्सटेंडेड सोर्सेस ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर द कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट। द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेस विल एवरेज आउट टू बी जीरो, देयर बाय नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। मतलब जो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द प्लैनेट ऑन आवर रेटिना is actually the brightness of that image is contributed by various rays coming out of multiple point sources situated at the surface of the planet। तो उस planet से एक रे ऑफ लाइट का कभी उसके रास्ते में कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ गए, उससे सप्लाई ऑफ लाइट कम हो गई या बंद हो गई, तो किसी और से बढ़ जाएगी, तो ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को नलीफाई कर देंगे, एवरेज आउट कर देंगे। एंड व्हाट ब्राइटनेस वी वुड बी वॉचिंग फॉर द प्लैनेट इज एवरेज ब्राइटनेस ऑफ ऑल द पॉइंट सोर्सेस दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना। तो हम ये बात समझ लें कि प्लैनेट की ब्राइटनेस एवरेज ब्राइटनेस है, वो कभी चेंज नहीं होती, और उसकी क्योंकि ब्राइटनेस स्टार की ब्राइटनेस की तरह से बार बार फ्लक्चुएट नहीं कर रही, इसलिए दे डोंट अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि यहाँ से एसोसिएटेड है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ चुके हो, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि हराइजन के नीचे एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट व्हेन द सन इज बिलो द हराइजन, सनराइज के टाइम में वो राइज होते समय बिलो द हराइजन जब होता है तो बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल इन सच अ वे दैट एक एक्सपेक्टेटर, एक बंदा जो खड़ा हुआ है ऑन द अर्थ सरफेस, उसकी आइज में रेज ऑफ लाइट दे रीच इन सच अ वे दैट इट वॉचेस द सन अबव द हराइजन। तो ये एडवांस्ड पोजीशन, अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन है, जिसको हम एडवांस्ड सनराइज बोलते हैं, जो कि 2 मिनट्स एडवांस्ड होता है। एट द टाइम ऑफ सनसेट अगर हम देखें तो सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमको दिखाई देते रहता है सन, क्योंकि बिलो द हराइजन से जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो हमारी आइज तक पहुंच जाती हैं, और हमको उस समय सन अपने हराइजन से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होता है, 2 मिनट तक दिखता रहता है। तो डे टाइम में सन की विजिबिलिटी 4 मिनट्स ऐड हो जाती है, एक्चुअल उसकी जो पोजीशन होती है उससे वो इस तरह से ऐड हो जाती है। तो ये बात हो गई। फिर एक बात और कि हम जैसे अब यहाँ पे लिख रहे हैं द अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क। इसका मतलब क्या हो गया कि सन जो है वो थोड़ा सा फ्लैट दिखाई देगा एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो सन है वो जब हराइजन को क्रॉस कर रहा होगा उस समय हमको उसका अपर साइड एक्चुअली वो हमारे सामने जब आ जाएगा तो दिखने लग जाएगा। जिस समय उसका सिर्फ अपर साइड अबव द हराइजन आया और हमारी आइस को विजिबल हो गया है, उस समय उसका जो लोअर पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, उस पोर्शन की अपरेंट पोजीशन स्लाइटली अबव हमको दिखने लग जाएगी। तो हमें पूरा सन दिखेगा, लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा, जो एक्चुअली तो यहाँ है लेकिन थोड़ा सा ऊपर दिखने लगा है। इस वजह से सन की डिस्क जो है वो स्लाइटली फ्लैटन हो जाती है ओनली एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसी भी केस में कलर का कोई जिक्र नहीं हुआ है, और सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए जो हमने यहाँ लिखे थे। आप इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, हमने क्या क्या बातें करी हैं। वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क, है ना। ये सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। तो अब आ जाओ स्कैटरिंग पे, और स्कैटरिंग में देख लो कि क्या क्या लिखा हुआ है। स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग हमने एक वर्ड यूज़ किया, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द वेरियस कलर्स ऑफ लाइट है बाय टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो
यहाँ टिंडाल इफेक्ट में देखें, Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air. सबसे छोटे तो यही होते हैं. When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. The light reaches us after being reflected diffusely. हमने क्या बोला? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है ये. लाइट हम तक आती है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स. द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द colloidal particles give rise to Tyndall effect which you have studied in class 9th. हमने देखा था कि जो colloids होते हैं उनके particles का साइज़ क्योंकि 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी कि वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्लाइटली रिफ्लेक्ट कर सके. तो इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं. स्कैटरिंग का मतलब लाइट का बिखर जाना. वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स और वो सब टक्कर लगती है जब टाइनी पार्टिकल से, तो अपने अपने रास्ते से भटक जाते हैं. वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ध्यान रखें. जब हम डिस्पर्शन बोल रहे थे तो डिस्पर्शन में रिफ्रैक्शन हो रहा था. डिस्पर्शन इनसाइड अ प्रिज्म जो हो रहा था या इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट, दो जगह आपने देखा. सब में एक्चुअली डिस्पर्शन जो है वो रिफ्रैक्शन है. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट हमारे एक ही एटमॉस्फेयर में ही है और अलग अलग पार्टिकल्स उनको अलग अलग रास्ते पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. स्कैटरिंग इज एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन इज एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्शन. ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखें. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है और रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो वाइट लाइट के कंपोनेंट्स हैं वो बिखर गए हैं. हाँ, हमको अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है तो फिर हमको वो पूरा का पूरा वाइट लाइट भी दिखाई दे सकता है. जैसे कि आप अपने रूम में हो और एक छोटे से छेद से लाइट अंदर आ रही है, तो जो विजिबल पाथ होता है और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको वाइट ही दिखाई देते हैं, क्योंकि पार्टिकल इतने बड़े हैं कि आपकी आइज़ तक वो पूरी लाइट को, पूरी की पूरी वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेज देते हैं. हाँ, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब सनलाइट एंटर करती है इनटू एटमॉस्फेयर तो वेरी हाई एल्टीट्यूड्स पे जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं. और इन मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से वो छोटी वेवलेंथ्स को, यानी वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू को ही रिफ्लेक्ट कर पाती हैं. तो हमारी आइज़ तक जो सनलाइट के 7 कंपोनेंट्स हैं, वाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ ब्लू के शेड्स ही पहुंचते हैं डे टाइम में, इसलिए स्काई अपीयर्स ब्लू. हमको स्काई डे टाइम में ब्लू दिखाई देता है. लेकिन किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया है, जो स्पेसक्राफ्ट में है, बाहर जा चुका है, जो मून पे है, उन सबको जहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स या लार्ज पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे होगा? वहाँ पे तो लाइट सीधे वाइट लाइट की फॉर्म में आएगी. तो इन लोगों को सन दिखेगा वाइट, लेकिन उसकी बैकग्राउंड दिखेगी ब्लैक, यानी कि उनको स्काई डार्क दिखाई देता है. हाँ, एस्ट्रोनॉट्स को स्काई डार्क दिखाई देता है. एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस के बाहर हो, यानी कि अर्थ पे एस्ट्रोनॉट्स है तो उसको कलर कुछ और दिखने लग जाएगा, है ना. डार्क कलर का स्काई हमको रात में भी दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सनलाइट नहीं होती. एटमॉस्फेयर है लेकिन सनलाइट नहीं है, तो सनलाइट जो है वो स्कैटर होती है, वाइट लाइट जो है वो स्कैटर होती है. अगर वो है ही नहीं तो फिर स्कैटरिंग नहीं होगी. विदाउट स्कैटरिंग स्काई हमको ब्लैक दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है. तो स्कैटरिंग से एक बात हम ये समझ सकते हैं. दूसरी बात, हम सन के कलर्स को भी समझ सकते हैं. हाँ, कि कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, ये तो चलो हमने बात कर लिया. कलर ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट हमको रेड क्यों दिखाई देता है? हाँ, वो रेड किस लिए दिखाई देगा एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट? क्योंकि एक लार्ज डिस्टेंस से सनलाइट मूव करती हुई हम तक आ रही है. जिस समय वो नियर द हराइजन है, उस समय एक लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है और रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं छोटे बड़े. तो पूरे रास्ते में उनसे टकराते टकराते जो अदर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट हैं, अपार्ट फ्रॉम रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, उसकी बेंडिंग कम होती है, लेकिन बाकी सब स्कैटर आउट हो जाते हैं रास्ते में.
तो हमारी आइज़ तक केवल रेड ही पहुंचता है उस समय, इसलिए सबसे पहले हमको रेड कलर का सन दिखता है। फिर धीरे धीरे बाकी कलर्स जो उसके साथ वाली वेवलेंथ हैं, यानी ऑरेंज, फिर येलो, और फिर बाकी कलर्स उसमें ऐड हो जाते हैं। अप टू नून वो हमको वाइट दिखाई देने लगता है। अगर हम किसी एक्सरे फिल्म के थ्रू सन को देखें नून के टाइम पे, तो वो हमको वाइट कलर का दिखाई देगा, क्योंकि इस समय ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट, वाइट लाइट आर रीचिंग अस। तो सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट हमको वाइट दिखाई देता है इन द डे टाइम, एट द नून्स टाइम। अर्ली इन द मॉर्निंग जब सनराइज सनसेट होता है तब वो रेड दिखाई देता है, क्योंकि उस समय स्कैटरिंग की वजह से बाकी सारे कलर्स बेंड हो जाते हैं, किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमारी आइज़ तक केवल रेड कलर पहुंचता है, रेड कलर वाली लाइट पहुंचती है। दिस इज़ द कंसेप्ट। तो इसको कंसेप्ट को समझने के लिए हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने यहाँ पर वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिक्सचर डाला हुआ है। इधर हमने एक सोर्स, एक छोटा सा स्लिट बना करके यहाँ से रेज ऑफ लाइट को लिया, और फिर एक कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से उनको पैरेलल कर दिया, एक कार्डबोर्ड की हेल्प से उनको लिमिटेड किया, एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाया, उससे उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया। तो जब तक ये सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो रही है, तब तक यहाँ पर टिंडेल इफेक्ट नहीं शो हो रहा है। ये पूरा का पूरा जितनी भी कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट हैं सब यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पर हमको एक वाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही आप इसमें सोडियम थायोसल्फेट डालोगे, सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो भी बोलते हैं, हाइपो और सोडियम थायोसल्फेट जैसे ही इसमें डाल देंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, इसमें रिएक्शन हो जाएगी सोडियम थायोसल्फेट और सल्फर के बीच, सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। तो सल्फर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और अब ये सल्फ़र के पार्टिकल्स क्या करेंगे, सल्फ़र के पार्टिकल्स हैं तो हम इनको येलो बना देते हैं, है ना। येलो कलर का होता है सल्फ़र, मैंने ब्लैक बना दिया, है ना। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये क्या होगा, इनसे टकरा करके स्कैटरिंग होगी, और जब इनसे टकरा के स्कैटरिंग होगी तो कैसे होगी कि ये अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को भेजने लग जाएंगे, यानी रिफ्लेक्ट, हर पार्टिकल डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन करने लग जाएगा। तो जो बड़ी वेवलेंथ है वो तो दूर चली जाएगी, जो छोटी वेवलेंथ है वो हमको साइड से दिखने लग जाएगी, यानी कि ब्लू के शेड्स हमको इधर ही दिखने लग जाएंगे, जबकि यहाँ पे हमारा रेड कलर ही पहुँचेगा, क्योंकि बाकी सारे कलर्स जो हैं वो किसी और डायरेक्शन में हमको दिखने लग जाएंगे, है ना। वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू तो ब्लू के शेड्स हैं, वो तो इस एरिया में हमको दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेंडिंग उनकी हुई है। लेकिन उसके बाद फिर कहीं पे ग्रीन भी दिखेगा, कहीं पे येलो भी दिखेगा, कहीं पे ऑरेंज भी दिखेगा, और यहाँ तक केवल रेड ही पहुँच पाएगा। तो थोड़ी देर बाद जो चीज़ हमको वाइट दिखाई दे रही थी वो देखते देखते रेड होती चली जाएगी। हाँ, अब हमको यहाँ पे केवल रेड कलर दिखाई देगा। दिस प्रूव्स व्हाट वी वर सेइंग कि एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट क्यों हमें सन रेड दिखाई देता है, बिकॉज जो रेड कलर है वो सबसे दूर तक पहुंचता है, और सन से केवल रेड कलर ही हम तक पहुंच पाता है। इसी तरह की बात हमने करी कि डेंजर सिग्नल्स को हम रेड क्यों बनाते हैं, क्योंकि डेंजर सिग्नल्स रेड होंगे तो सबसे ज़्यादा दूर तक रेड लाइट पहुंचेगी, और दूर से ही पता चल जाएगा कि देयर इज सम डेंजर। तो ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें सल्फर पार्टिकल्स बने हैं। अब यहाँ पे देखो ये सब बातें, ये जो पैराग्राफ है इसको आप ध्यान से रीड कर लें। तो this activity demonstrates the scattering of light that helps you to understand the bluish color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise and sunset. Light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air and larger distance in the Earth's atmosphere before reaching our eye. यहाँ से यहाँ तक इसको ज़्यादा दूरी और thicker layers of atmosphere
पार करना पड़ती है, तो इसलिए उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। हाउएवर लाइट फ्रॉम सन ओवरहेड, जब सन ओवरहेड होता है तब वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। एट नून द सन अपीयर्स वाइट as only little of the blue and violet colors are scattered. Near the horizon, most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelengths. This gives rise to the reddish appearance of the sun. ये आपके सारे फिनोमेना हो गए। हमने कहा कि स्कैटरिंग से सारी वो बातें होंगी जिनमें कलर एसोसिएटेड है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई, डार्क कलर ऑफ स्काई टू द एस्ट्रोनॉट्स, सन एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट रेड दिखता है, सन एट द टाइम ऑफ डे या नून वाइट दिखता है, और डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन आई का रिवीजन भी कंप्लीट होता है। आपको बहुत आराम से ये टेबल में जो बातें हमने लिखी हैं इसी तरह से इनको ध्यान रखना है कि वो होता क्या है, डिस्पर्शन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग, और उनसे हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी प्रिज्म की बात आप समझ ही गए हो। प्रिज्म में मैंने एक अलग तरह से जो क्वेश्चन बताया है उसको भी देख लें कि अगर इंसिडेंट रे ऑपोजिट डायरेक्शन से दिखा दी तो क्या करोगे। बाकी जो आपको क्वेश्चंस भेजे हैं सैम्पल वाले उनको चेक कर ले। मैं कुछ और क्वेश्चन भी जैसे ही टाइम मिलता है आपको और भेज दूंगा। ठीक है, कोशिश करें कि टाइमली आपका रिवीजन सबका पूरा होता चला जाए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी रिवीजन शाम तक अपना पूरा कर लें। ठीक है, थैंक यू।